मैं हूं आपका साथी चेतन पटेल और आज हम एक गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो विषय है व्यापम की जो अभी हाल ही में एग्जाम हुई है एमपीपीएबी की, REEO और SADO। ठीक है, एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी की थी और एक ग्रामीण कृषि अधिकारी की जो एग्जाम अभी 10 और 11 फरवरी को हुई है, उसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी हवा चल रही हैं। फर्जीवाड़ा हुआ है नहीं हुआ है, इसकी सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, ये विषय इतना गंभीर हो चुका है कि हर एक बच्चों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। बेटा, चैन से सोना है तो जागना पड़ेगा और सभी को ये आवाज़ अपने लेवल पे, अपने स्तर पर आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो हम आज बात कर रहे हैं कि जो MP में जो एग्ज़ाम निकली थी RAEO और SADO, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस एग्ज़ाम को लेके ऐसी हवाएं, ऐसी बातें चल रही हैं कि पेपर लीक हुआ है या जो भी फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है, इसके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ बच्चों के जो मार्क्स है वो 194, 196, 185, 187 इस तरीके के मार्क्स इस एग्जाम में आए हैं। ठीक है, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने भी एग्जाम दिया है। मेरे मार्क्स जो है वो 150, एग्जैक्ट 150 मार्क्स आए हैं। और मेरा जो पूरा फोकस है, ज्यादातर बच्चे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं उनका फोकस होता है एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, वो CSET को इतना फोकस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आप REO की एग्जाम ले रहे हो, SADO की एग्जाम ले रहे हो, जो टोटली किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर के बेस्ड है। और एग्रीकल्चर से जो बंदा आता है वो 4 साल प्रोफेशनल डिग्री करता है, वो 4 साल के अंदर लगभग 64 प्लस सब्जेक्ट पढ़ता है। हर सेमेस्टर में 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं। अगर 4 साल की डिग्री मिलाओगे, 8 सेमेस्टर के आप कोर्सेस मिलाओगे तो लगभग 64 कोर्सेस वो पढ़ता है। और इन 64 कोर्सेज का जब एंट्रेंस एग्जाम होती है तो इसको समराइज करके लगभग 15 सब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ये सारे 64 सब्जेक्ट सारे 15 सब्जेक्ट के अंदर ये कंपाइल होते हैं कि 15 सब्जेक्ट में बच्चा क्या पढ़ेगा, ये पूरा जो BSc एग्रीकल्चर में जो पढ़ता है वो। और साथ ही में आपने बात की यहाँ पे CSET की। CSET के बारे में भी मैं आपके लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि CSET का जो पेपर आया था उसका लेवल क्या था, और CSET में जो एग्जैक्ट सिलेबस है वो डिफाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे भी राय लूंगा। ठीक है, इसलिए भी क्योंकि बच्चों CSET में व्यापम जो क्या करता है, कोई सिलेबस इसका डिफाइन नहीं करता है, बस सीधा लिख देते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। बच्चा क्या पढ़ेगा उसमें? बच्चा जनरल नॉलेज में MP का GK पढ़ेगा, MP का करंट अफेयर पढ़ेगा, इंडिया GK पढ़ेगा, इंडिया का करंट अफेयर पढ़ेगा, कुछ भी डिफाइंड नहीं है। अब 3 महीने की एग्जाम है, 2 महीने के अंदर एग्जाम है, बच्चा क्या क्या चीज कवर करेगा, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बातें यहां से ये निकल के आ रही है कि बच्चों के 194 मार्क्स, 196 मार्क्स, ये मार्क्स कहां से आए? जबकि CSET के पेपर की लेवल की बात करें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने भी पेपर दिया है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो अच्छा पढ़ने वाला, जिसका CSET अच्छा है, जिसने SSC वगैरह की प्रिपरेशन की है, हार्डली 75 मार्क्स से ज्यादा नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कर सकता 75? इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो मैथ्स आया था, मैथ्स आप बोलो या GS जनरल साइंस बोलो, या मैथ्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, और आप बोलो GK, ये 3 पेपर या 3 सेक्शन आप बोलो जो 50 मार्क्स के करीब थे, ये 3 सेक्शन इतने टफ थे जो अभी तक व्यापम के इतिहास में इस तरीके के क्वेश्चन या इस तरीके का पैटर्न आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन आप जनरली IIT लेवल की एग्जाम में या नीट लेवल की एग्जाम में या PMP PSC में भी इस तरीके का GK नहीं पूछा जाता जिस तरीके का GK अभी इस REO और SADO जो एग्रीकल्चर विभाग की एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ऐसा लगता है कि इनको एग्रीकल्चर के बंदे नहीं चाहिए, इनको मैथमेटिक्स के बंदे चाहिए जॉब के लिए, इनको जनरल नॉलेज वाले बच्चे चाहिए, एग्रीकल्चर का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है इनको। ठीक है, तो उस तरीके से पेपर सेट किया गया। और एग्रीकल्चर का पेपर का जो लेवल था वो, अगर 12th पास बच्चा है एग्रीकल्चर, जिसके पास 12th एग्रीकल्चर है, वो बच्चा भी इसको पेपर देता ना तो 70 प्लस वो बिना पढ़े भी मार्क कर देता। इतना बेसिक पेपर था एग्रीकल्चर का, जबकि इनको बंदे चाहिए एग्रीकल्चर के। तो ये सारी चीजें हैं। और यहां पे अब ये 194, 196, 185, 187 मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। तो हमारा मेन मुद्दा ही यही है बच्चों आज का, कि ये इतने मार्क्स जो बच्चे लेके आए हैं, पहले तो व्यापम को एक लिस्ट जारी करनी चाहिए कि किस बच्चों के, किन किन बच्चों के इतने मार्क्स हैं, और इतने मार्क्स है तो भाई उनकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब जांच वो किस स्तर पे करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, लेकिन वो जांच कब करेंगे? जब हम एक्टिव होंगे, हमें जागना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। जैसा पहले चल रहा था वैसा चलता रहेगा और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। आज आप 2 दिन बातें करोगे, तीसरे दिन चुप बैठोगे, नेक्स्ट कोई वैकेंसी आएगी, फिर तैयारी करोगे, फिर फर्जीवाड़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर आपको अपना भविष्य और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य सिक्योर करना है तो
जागना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है आप लोग सभी को, बच्चों आपको करना क्या है, जहां भी हो आप, जिस जिले में भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, आप अपने कलेक्टर को ज्ञापन दें। पहली बात, ठीक है, क्या देना है आपको, ज्ञापन देना है। आपके जिला के जो भी है, अपने एमपी में हर एक बच्चा हर एक जिले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने कहीं ना कहीं टच में रहता है, तो आपको सबसे पहले क्या देना है, ज्ञापन देना है। आपको कलेक्टर तक आपको ज्ञापन पहुंचाना है, और ये काम आपको मंडे को करना है। कल संडे है, मंडे को आप ये सारी चीजें करना है। ठीक है, आपको आपके जिले का जो विधायक है उसको भी ज्ञापन देना है, और आपके क्षेत्र के जो सांसद है उनको भी ज्ञापन देना है। ज्ञापन देने से होगा क्या, जब सभी जिले में सभी विधायकों के पास, सभी सांसदों के पास, सभी कलेक्टर के पास ही सेम ज्ञापन जाएगा, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं ये चीजें ऊपर तक बात हमारी पहुंचेगी, और जब ऊपर तक बात पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी फेयर हो, सब कुछ चीजें फेयर हो, फेयर तरीके से सिलेक्शन हो बच्चों का, ठीक है, जो एक्चुअल में बच्चे पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, एग्रीकल्चर में जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो सारे फार्मर बैकग्राउंड, 80 से 90% बच्चे फार्मर बैकग्राउंड के होते हैं। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि वो किसी को इतना पैसे वाला नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, कहीं कोचिंग भी नहीं लगाते, सेल्फ स्टडी करते हैं, जहां से जो मिल जाता है वहां से पढ़ लेते हैं। ठीक है, हर कोई आजकल कोचिंगों में भी ऐसा चल रहा है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार फीस ले रहे हैं। ठीक है, 10 हज़ार 20 हज़ार तक फीस ले रहे हैं, वो भी कहाँ गए, उनको भी आगे आना पड़ेगा। ठीक है, हर एक कोचिंग वालों को आगे आना पड़ेगा, उनको भी, सब लोगों को मिलकर ये सारा काम करना पड़ेगा, तभी हम कहीं ना कहीं इस चीज को फेयर तरीके से करवा पाएंगे। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। 2 दिन लोग बात करेंगे, तीसरे दिन ऑटोमेटिक सब चुप बैठ जाएंगे। तो हमारा मुद्दा यही है कि ये जितना भी हमारा जो भी एग्जाम हुई है, इसको हमें फेयर तरीके से करवाना है। कैसे करवाना है, क्या कैसे होगा, ये सारी चीजें बात की है। आपको पहले, सबसे पहले यही काम करना है, आप अपने लेवल पे ज्ञापन दीजिए कलेक्टर को, विधायक को और आपके एरिया के सांसद को। पहला काम आपको ये करना है। यूनियन बनाना पड़ेगा, फेसबुक पे हैशटैग चलाओ, यूट्यूब पे चलाओ, व्हाट्सएप पे चलाओ, सब जगह जहां आप चला सकते हो सब जगह हैशटैग चलाओ। कोई न्यूज़पेपर में दे सकता है तो न्यूज़पेपर में भी दिलवाओ। क्लियर है। अब उसके बाद मैं सीसेट की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, है ना। सीसेट में सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप सीसेट ले रहे हो तो उसका सिलेबस डिफाइन होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आप सीसेट लेते हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, है ना। सीसेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, सीसेट अगर आप ले रहे हो तो उसका सिलेबस आपका डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि बिना सिलेबस के आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। होता क्या है, जो बच्चा एमपीपीएससी की या बड़े लेवल की एग्जाम की एसएससी की तैयारी करते हैं, उनकी ये सारी चीजें क्लियर होती है। वहां पे सिलेबस डिफाइन होता है। जैसे एमपीपीएससी का जो है प्री का सिलेबस डिफाइन है, तो बच्चे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। लेकिन व्यापम में जितने भी ये 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर का, इनका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। तो बच्चा कहाँ से, उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता है। सिंपल कोई बुक उठाएगा, वहीं से पढ़ना चालू कर देगा, कोई सिलेबस नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से उठ से आ जाएंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो बच्चा क्या करता है, जो उसका मेन सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसका सिलेबस डिफाइन होता है। तो हमें यह बात भी आगे तक पहुंचानी है कि अगर आप सीसेट की ले रहे हो तो उसका सिलेबस डिफाइन होना चाहिए। एक एक वर्ड उसमें डिफाइन होना चाहिए कि क्या, किस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाएगा, किस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। जैसे एमपीपीएससी अपना प्री का सिलेबस डिफाइन करती है। सीसेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बात का मुद्दा है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें तभी फेयर हो पाएगी जब हम लोग आवाज उठाएंगे। तो आज का हमारा मुद्दा यही है। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, फैला सकते हो, ज्यादा लोग तक भेजो। हमें इस तरीके को, इस एग्जाम को जितना फेयर तरीके से करवा सकते हो उतना फेयर तरीके से हमें करवाने के लिए आगे आना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।